सेल एक डिवाइस है, इस डिवाइस में दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और सेल का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उसको किस लिए यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट लेने के लिए हम उसको यूज करते हैं। उसके दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। वही उसका ईएमएफ है, वो एनर्जी है जो कि हर चार्ज पर वो काम कर सकता है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये चीजें पढ़ने के बाद पिछली क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी। हर सेल में दोनों टर्मिनल के बीच सेल के अंदर करंट फ्लो होती है। करंट एक सर्किट में फ्लो होती है, उस सर्किट में सेल के बाहर करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, और सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव। उसके इलेक्ट्रोलाइट में से इस तरह से करंट का फ्लो होता है, और ये करंट पूरे साइकिल में एक जैसी करंट होती है। अंदर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये चीजें अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ी। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या इन सेल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्यों। तो क्यों का आंसर है कि सेल्स को पहली चीज हम कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि अगर हमको अपने सर्किट में ऐसी मशीन लगाई है जिसके लिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जैसे हमारे कार का सेल्फ 12 वोल्ट पर डिजाइन किया गया है चलने के लिए, और एक सेल 2 वोल्ट का होता है या 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का। तो किस तरह से उसको कंबाइन करके हम उसको 12 वोल्ट बना सकते हैं। इसी तरह से एक सेल बहुत कम करंट देता है। मान लीजिए हमने अपनी मशीन लगाई और वो 0.1 एम्पियर देता है, 0.1, और हमको चाहिए 2.3 एम्पियर। करंट बहुत ज्यादा चाहिए, 20 गुना ज्यादा चाहिए, तो भी हम सेल का कॉम्बिनेशन करके करंट ज्यादा ले सकते हैं। तो जब हमको ज्यादा करंट की जरूरत हो, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत हो, देन वी आर गोइंग टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पर्पस समझ आ गया कि क्यों हमको कॉम्बिनेशन करना है? ओके, सो सेल्स आर कंबाइंड। इसको कर लेते हैं। Cells are combined to get high potential difference or larger current. करंट ज्यादा चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए, तो सेल्स को हम कंबाइन करेंगे। There are 2 methods to combine the cells, और वही पुराने 2 मेथड हैं जो कि हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में कर चुके हैं। 2 methods to combine. Okay. First, series. अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक सेल को जब हम एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें 2 चीजें रहती हैं। एक रहता है उसका ईएमएफ का सोर्स, और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल को हम कैसे शो किया करेंगे? सेल को हम इस तरह से शो किया करेंगे। ये 2 टर्मिनल हैं S, और ये दोनों टर्मिनल के बीच में ये ईएमएफ का सोर्स है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो जब हम इसको सीरीज में सेल्स को जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे? ये एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस,
दूसरा सेल उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और इस तरह से जितने भी सेल जुड़ेंगे ये सब आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ये इसके टर्मिनल हैं A और B। इसकी माइनस प्लेट इसकी प्लस प्लेट से जुड़ेगी, इसकी माइनस इसके प्लस से जुड़ेगी, और इसकी माइनस आगे ये निगेटिव टर्मिनल बन गया, निगेटिव टर्मिनल, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह से इस पूरे कॉम्बिनेशन का ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके बीच में हम लोड लगाएंगे जो भी चीज को हमने चलाना है। तो हमने अगर ऑन को चलाना है, कार के ऑन को चलाना है, सेल्फ को चलाना है, जो भी लोड होगा उस लोड को ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में ये हमने इस लोड को लगाया। इस लोड को हम एक्सप्रेस करेंगे रेसिस्टेंस। दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और यहां से यहां तक क्या है? बैटरी। इस बैटरी के अंदर ये सेल है। तो इस तरह से बैटरी के अंदर हमने 3 सेल डाले, और ये इनका हर एक का ईएमएफ कितना है? ई ई ई, और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस आर आर आर। ये इंटरनल रेसिस्टेंस और ये ईएमएफ, और ए से बी तक क्या बना? कॉम्बिनेशन, दैट इज बैटरी। अच्छा, ये हमने किस तरीके से जोड़े हैं? सीरीज। अब सीरीज में जब हम जोड़ेंगे तो 2 चीजें हम स्टडी करेंगे, 2 या 3 चीजें, जैसा हर एक में करते हैं कि हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, हमको करंट कितनी मिलने वाली है। इसमें सिंगल होता तो कितनी करंट मिलती, और सीरीज में गया है तो कितनी करंट मिलेगी। सिंगल है तो कितनी वोल्टेज मिलती, सीरीज में लगाए हैं तो कितनी वोल्टेज मिलेगी। इससे हमको क्या पता लगेगा कि सीरीज में लगाने से हमको क्या ज्यादा मिलता है, वोल्टेज ज्यादा मिलती है कि करंट ज्यादा मिलता है कि दोनों ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ बैटरी। सीरीज में वर्क डन ऑन द चार्ज, यहां से वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज, तीनों बैटरी मिलकर वर्क करती है और एक ही डायरेक्शन में करती है। फिर से इसको चार्ज देंगे तो ये ऐसा घुमाएगी, इसको देंगे तो ये भी ऐसा घुमाएगी, इसको देंगे तो ये भी ऐसा घुमाएगी। और अगर हमने एक ही रास्ते में तीनों लगा दिया तो क्या होगा? तीनों मिलकर एक ही चार्ज को घुमाएंगे, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। इसका मतलब टोटल एनर्जी उस चार्ज को तीनों की मिलेगी। अगर तीनों की एनर्जी मिलेगी तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा? ई प्लस ई ऐसा चलता जाएगा। और अगर ये एन सेल्स हैं तो ये कितना हो जाएगा? एन ई। कितने सेल हैं? एन। एन इंटू ई हो गया। ये क्या मिला हमको? ईएमएफ। एक का ईएमएफ कितना होता है? ई, और सीरीज में लगाने से कितना हो रहा है? एन इंटू ई। तो ईएमएफ बढ़ गया, ईएमएफ इंक्रीज। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस। ए से लेके करंट चार्ज चलना शुरू हुआ और वापस ए तक आया। बताइए कितना रेजिस्टेंस हुआ? टोटल रेजिस्टेंस, हाँ जी, ये आर आया, यहां से चले तो आर प्लस ये 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, कितने आएंगे? एन आर। गुड। तो आर प्लस एन आर, ये क्या आ गया?
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो दो चीजें हमने निकाली, एक टोटल ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ और एक टोटल इसका रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR और टोटल ईएमएफ यस NE। या अब A और B ये बैटरी है, ये हम ऐसा घुमा रहे हैं चार्जेस को, ये दो चीजें आ गई तो अब हम करंट भी निकाल सकते हैं। करंट एक ही सर्किट है, ये एक लूप है, एक सर्किट है, तो करंट हर जगह एक जैसी रहेगी। यहाँ अगर करंट I फ्लो हो रही है तो यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I। क्यों? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ करंट I जा रही हो और यहाँ हाफ I हो जाए। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इज चार्ज पर यूनिट सेकेंड, तो वो चार्ज जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही वापस आएगा, क्योंकि चार्ज रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना जनरेट हो सकता है। तो जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज वापस आएगा। ओके, तो करंट हम कैसे निकालेंगे? करंट है टोटल ईएमएफ यानी टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना, NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR। ठीक है, ये आ गया करंट जी। करंट का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R। I का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R। V क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या चीज है? रेजिस्टेंस। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस देता है? E। तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? N इंटू E, क्योंकि सब एक चार्ज को एक ही तरफ पुश करके करंट फ्लो कराते हैं, तो इसलिए टोटल EMF कितना हो जाएगा? NE। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस, इस चार्ज के रास्ते में जितना टोटल रेजिस्टेंस आता है, कितना आता है? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R NR, और आ गया ये टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस V अपॉन R। तो V अपॉन R हमको क्या देता है? करंट I। तो ये हमको करंट का फॉर्मूला मिला, किसमें? सीरीज में। अगर हम इसकी जगह एक सिंगल सेल लगाते तो हमको कितनी करंट मिलती? फॉर सिंगल सेल I is equal to E R plus R। E R plus R। अब इन दोनों में कौन सी करंट बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्या आप निकाल सकते हैं? जैसे इसमें हमने ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी? देखिए, NE अपॉन NR प्लस NR। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, ऊपर क्या है? NE, ऊपर NE बराबर हो गया। डिनोमिनेटर देखो, NR, ये भी बराबर। इसमें MR है और इसमें सिंगल R है, तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। तो बड़ा जो हो गया, ये क्या बड़ा है? डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये वाला I कैसा है? कम, और ये वाला I कैसा है? ज्यादा। ओके, तो इस तरह से I इसमें
सॉरी, ओके, ये इसमें करंट की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं इसको पैरेलल। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक का आर ई टी। यहां पर ये दो टर्मिनल हैं इस बैटरी के, इस दो टर्मिनल में ईएमएफ कितना होगा? तो ये प्लस प्लेट इधर लगी है, माइनस इधर लगी है, प्लस इधर लगी है, माइनस इधर लगी है, प्लस इधर है, माइनस इधर। तो हर एक के कारण इसको ईएमएफ कितना मिलेगा? ई। लेकिन ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, तो ये प्लस 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 आपस में जुड़े हैं, माइनस 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 आपस में जुड़े, इसलिए इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई रहेगा, सिर्फ सिंगल ही। क्यों? क्योंकि इसके कारण ई है और ये चार्ज यहां आ गया। कितनी एनर्जी लेके आया? ई। ये जो चार्ज लेकर आया ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। तो चार्ज तीन आएंगे, पर तीनों के पास कितनी कितनी एनर्जी होगी? ई ई ई। यहां क्या हो रहा था? अगर हमको एक चार्ज यहां भेजना है, यहां से यहां चार्ज को भेजिए, एक चार्ज को, कितनी एनर्जी लेगा? इसमें से पार करेगा, कितनी एनर्जी मिलेगी उसको? ई। फिर आया, फिर इसको पार किया, कितनी एनर्जी मिली? ई। फिर आया, इसको पार किया, कितनी एनर्जी मिली? ई। एक चार्ज को कितनी एनर्जी मिली टोटल? 3E। तो यहां पर एनर्जी यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल एक चार्ज को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है? 3E। पर चार्ज कितना? एक। वहां पर कितने चार्ज आ जाएंगे? इस बैटरी ने एक भेजा, इसने एक भेजा, इसने एक भेजा, तीनों भेज सकते हैं। क्यों? पैरेलल रास्ते तीनों के पास है, यहां इनके पास अलग अलग रास्ते नहीं, एक ही रास्ते से भेजना पड़ेगा। तो वही एक चार्ज जो चला, इसको पार किया, फिर इसको पार किया, फिर इसको पार किया, टोटल एनर्जी उसको कितनी मिल गई? 3E। चलने वाला चार्ज एक। क्यों एक? क्योंकि रास्ता एक। यहां रास्ते कितने हैं? तीन। तीन चार्ज चलते हैं, ये कितनी एनर्जी लेके आएगा? ई। ये ई, ये ई। पर हर एक के पास कितनी एनर्जी है? ई। तो हर चार्ज के पास कितनी एनर्जी है? ई। यहां से जो चार्ज निकलेगा उसके पास कितनी एनर्जी है? 3। ठीक है, तो हम अब ये समझ गए कि यहां पर हर चार्ज के पास 3E एनर्जी है और यहां पर हर चार्ज के पास सिर्फ E एनर्जी है। हाँ, नंबर ऑफ चार्जेस यहां 3 गुना ज्यादा, जितना ज्यादा है उतने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। इसलिए यहां पर जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ इसके अक्रॉस कितना होगा? इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा ई, यहां से लेके यहां ए बी। टोटल ईएमएफ अक्रॉस ए बी
इज ई। ये AB के अक्रॉस EMF मिला E। उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस रेसिस्टेंस, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए कि A से B तक जो छोटे वाले R हैं, ये स्मॉल r इंटरनल, ये A से B तक कैसे जुड़े हैं? सीरीज की पैरेलल। यस, कैसे जुड़े हैं? पैरेलल, क्योंकि हर एक का एक सिरा किससे जुड़ा है? B से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? A से। जब आप रेसिस्टेंस गिन रहे हैं, इसको डिस्टर्ब मत होइए। ये तो ये तीनों कैसे हैं आपस में? पैरेलल। और कितने हैं? 3। अगर दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़ते हैं तो उसका रिजल्ट कितना होता है? R/2। 3 जुड़ेंगे तो R/3, n जुड़ेंगे तो R/n। तो A से लेके B तक हमने कितने सेल जुड़े आपस में? n सेल। अगर n सेल जुड़े हैं तो A से B तक का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/n। ये कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं? इंटरनल। ये जुड़ गया। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस है R/n, और यहां से चार्ज चला और इसमें से और पार किया तो कितना रेजिस्टेंस उसको और पार करना पड़ा? R। तो ये नीचे वाला R पैरेलल है कि सीरीज है? सीरीज। क्योंकि चार्ज पहले जब यहां से यहां आया तो इसको पार करके आया, ये कितना है? R/n। उसके बाद उसने R को पार किया, तो ये सीरीज में हो गया। सीरीज के कारण रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे, बस। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस R/n प्लस R। ये एक्सप्रेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें नॉर्मली मिस्टेक होती है, तो इसको ध्यान दीजिए। सर, हाँ, जो रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R वाला, अगर वो सर अगर 2 हो या एक से अगर ज्यादा हो सकता है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये मान के चलिए कि ये जो हमने लिया है कैपिटल R, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसकी जगह 1 हो, 2 हो, 10 हो, 10, 20 जितने भी होते हैं, या जैसे हमने कार चलाई तो पूरी कार में 50 जगह रेजिस्टेंस है, सबको आपस में जोड़ लिया, ये वो आ रहा है। ठीक है, तो ये वो, इसलिए उसको लोड कहा जाता है, ये टोटल लोड। अच्छा, तो इसमें रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना हो गया? ये क्या हो गया? EMF E। तो EMF में कोई चेंज नहीं आया, ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका करंट निकालते हैं। करंट इज इक्वल टू V/I। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमको? E। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला? R/n प्लस R। दिस इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन देखिए, ऊपर E, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों का LCM निकाला। दिस इज R/n, दिस इज R/n, दोनों का LCM आ गया n, और ऊपर क्या आया? R प्लस n का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज R प्लस n R, और ये क्या चीज है? E। दिस इज इक्वल टू, ये n यहां से ऊपर चला जाएगा ऐसे, इधर या इधर। सो दिस इज NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। R प्लस NR।
ये आ गया करंट, करंट ऑफ दी बैटरी। ये है करंट ऑफ दी बैटरी। देखिए करंट ऑफ दी बैटरी दोनों के लिए, दोनों में ऊपर क्या एक्सप्रेशन है, एनी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसमें n किसके साथ मल्टीप्लाइड है, स्मॉल r के साथ, उसमें कैपिटल R के साथ। ठीक है, तो ये हमने दोनों के करंट के कॉम्बिनेशन बनाए। फिर से देखिए, अगर हमको EMF पढ़ाना है, EMF पढ़ाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, सीरीज की पैरेलल। इसमें n का EMF टोटल कितना हो रहा है, n टाइम्स E। इसमें n को हमने जोड़ा, टोटल EMF कितना है, E। तो आप एक जोड़ो, दो जोड़ो, 10 जोड़ो, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, सभी प्लस को एक तरफ, सभी माइनस को एक तरफ, तो EMF कितना रहेगा, E का E रहेगा। ठीक है, तो EMF इसमें कम रहेगा, इसमें EMF ज्यादा रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमेशा EMF बढ़ाने के लिए कैसा कॉम्बिनेशन करना है, सीरीज। EMF इंक्रीज करने के लिए सीरीज, ये याद रखिएगा, और EMF जुड़ता चला जाएगा। जैसे एक सेल हमारे पास है, वो 1.5 वोल्ट का होता है, छोटा सेल जो आता है, पेंट्राउच वाला सेल। ओके, हमारा जो इक्विपमेंट है, डिवाइस है, 9 वोल्ट से चलती है। तो कैसे बनाएंगे हम 9 वोल्ट? वेरी गुड, 6 cells will be combined in series। एक के बाद एक के बाद एक 6 लगा देंगे। तरीका क्या होगा, एक का प्लस, दूसरे का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट से करंट लेंगे, इधर से लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। इस तरह से हम 9 वोल्ट बना सकते हैं। अगर 4 सेल जोड़ेंगे तो कितना वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम जितने सेल मर्जी जोड़ सकते हैं। जितने सेल हम जोड़ते जाएंगे उतना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और ये उसका करंट का एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, ये इसका करंट का एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें अगर हम एक सिंगल सेल लेते हैं तो उसके करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंगल सेल। ये किसका है, कॉम्बिनेशन। सिंगल सेल से इसको कंपेयर करते हैं। अगर ये सिंगल सेल होता और उसके साथ ही R लगा होता तो ये कितना होता, E/R प्लस R। सिंगल सेल के लिए हमने लिया था E/R प्लस R। नहीं, वो तो दोनों के एक जैसे ही आ रहे हैं। अच्छा, अभी हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने का ठीक तरीका अभी निकालते हैं, किस तरह से करेंगे। अच्छा, देखिए, ये इसकी करंट है, ये इसकी करंट है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसे याद रखिए। जब सीरीज में जोड़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगे, EMF भी आपस में जुड़ जाएगा। करंट का ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये n की वैल्यू इसमें आएगी। ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ये रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, तो आंसर है करंट को कम करता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाती है। तो ये वाले रेजिस्टेंस के कारण इस सर्किट की करंट कम। उसमें क्या होता है, ये पैरेलल है, पैरेलल होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल होने से रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का क्या होगा, करंट बढ़ जाएगी। तो इसकी करंट बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका EMF बढ़ता ही नहीं, जबकि इसका EMF n टाइम्स बढ़ गया।
तो इसमें ईएमएफ बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इसमें रेसिस्टेंस नहीं बढ़ता है, कम हो रहा है, लेकिन ईएमएफ बढ़ता ही नहीं। तो अभी भी हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि करंट इसमें ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा होगी। अब करेंगे अगली टेक्निक लगा के। अभी तक दो चीजों के बारे में आप श्योर हैं, ईएमएफ का क्या होता है, रेसिस्टेंस का क्या होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते करंट के लिए पहले एक बार मुझे बताइए ईएमएफ का क्या होता है। सीरीज में बढ़ जाएगा, सब आपस में ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में क्या होगा, ईएमएफ सेम रहेगा, जो एक का है वही बैटरी का रहेगा। ठीक, रेसिस्टेंस के बारे में बताइए। सीरीज में रेसिस्टेंस बढ़ता है, वो तो रेसिस्टेंस का रूल है, और पैरेलल में रेसिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, भले एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो, उसका तो रूल ही है, पैरेलल में कम हो जाना, सीरीज में बढ़ जाना। अब करंट के बारे में, ये करंट की एक्सप्रेशन है। इस करंट की वैल्यू कम होती है या ज्यादा हो जाती है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हमने देखा इसकी कैलकुलेशन दो तरह से हो सकती है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। किस तरह से कॉम्प्लिकेशन आता है कि हमने एक डिवाइस में ये बैटरी लगाई। ये डिवाइस हमारा कंप्यूटर हो सकता है, टीवी हो सकता है, हमारी कार हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। उस पूरे का रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन सब आपस में मिला के उसका रेसिस्टेंस कितना बनता है, ये R हम ऐसा करके भी लगा सकते हैं और ऐसा करके भी लगा सकते हैं। R तो वही, ठीक है। तो जब ऐसा लगाएंगे या ऐसा लगाएंगे तो ये जो करंट आएगी, ये करंट, हाँ, उस समय ये करंट का फैसला करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये R की वैल्यू, इंटरनल रेसिस्टेंस वाले R की वैल्यू और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वाले R की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू में कौन ज्यादा है और कौन कम। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी एक को ही ज्यादा होना है। ये हमारी पूरे डिवाइस का रेसिस्टेंस है तो बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवाइस जितनी बड़ी होती जाती है रेसिस्टेंस उतना कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि सब चीजें पैरेलल में जुड़ती। एक घर में अगर 10 बल्ब हैं तो उस घर का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10। और दूसरे घर में 100 बल्ब हैं तो R/100 और रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा डिवाइस लगती है उतना ज्यादा पैरेलल में जुड़ता है और उतना ही टोटल रेसिस्टेंस कम हो जाता है। अगर रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट का क्या होगा, रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ेगा। 10 बल्ब वाले घर का जो करंट है उससे 100 वाले का करंट कैसा होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम हो गया। मैच हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो जब भी हम लोड बढ़ाते हैं तो याद रखिए, जब भी हम लोड बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस बढ़ाते नहीं है, रेसिस्टेंस कम करते हैं। लोड बढ़ते जाता है यानी चीजें आपस में पैरेलल में जुड़ते जाती हैं, और पैरेलल में जुड़ने से रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। कम रेसिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट खींचेगा। और हम क्या बोलते हैं कि देखो यार, इतने सारे बल्ब चला दिए, एक एसी भी चला दिया, कितना करंट खींच रहा है। ये हमको समझ में आ रहा है कि करंट ज्यादा खींच रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर रेसिस्टेंस पूछेंगे तो अगर करंट ज्यादा खींच रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसलिए याद रखिए, जिसका लोड जितना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस उतना कम। अभी पावर वाले चैप्टर में फिर से हम इसी बात को पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं ये बताना चाहता था कि हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि इंटरनल रेसिस्टेंस बड़ा हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इंटरनल रेसिस्टेंस छोटा हो। तो पहले हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, R इज ग्रेटर देन R, और फिर पॉसिबिलिटी लेंगे दैट
R is smaller than R. अच्छा, अगर ये दोनों ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है R ग्रेटर देन R और दूसरी पॉसिबिलिटी है R स्मॉलर देन R. अच्छा, ये जो करंट का एक्सप्रेशन आया ये दोनों के लिए एक जैसा है. ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए इसी से हम दोनों बनाते हैं. R इज ग्रेटर देन R, तो ये जो छोटा r है इसकी वैल्यू कम, इतनी कम है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते. नेग्लेक्ट कर देते मीन्स इसको जीरो कर देते. अगर हमने इसको जीरो कर दिया, अगर इसको जीरो कर दिया तो करंट कितनी हो गई? I of the battery is equal to, बताइए, N E upon R. ठीक है, क्योंकि R को क्या कर दिया है? जीरो. R is greater than R, this R is neglected. R is equal to 0 और this leads to IB, N E upon R. अच्छा, सिंगल बैटरी की करंट कितनी हो जाएगी? सिंगल बैटरी, इसमें ये R को जीरो कर दो, E अपॉन R, E अपॉन R, IC. तो करंट, बैटरी की करंट N टाइम्स E अपॉन R, सिंगल यूज करते तो E अपॉन R. ठीक, ये वाला केस होता तो क्या होता? फिर से I बैटरी अब कितनी होगी? इसको नेग्लेक्ट करना है, बोलो. कैपिटल R छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, E अपॉन स्मॉल r. तो करंट कितनी हो गई? E अपॉन स्मॉल r. सिंगल बैटरी बताइए, सिंगल बैटरी, ये इसमें हमने इस R को नेग्लेक्ट कर दिया, R को नेग्लेक्ट कर दिया, तो कितना आया? E अपॉन R. सिंगल के लिए भी I सिंगल, E अपॉन R. अब दोनों केस को मैं फिर से आपको दिखाता हूं. इस केस में बैटरी की करंट और सिंगल बैटरी की करंट, इनको थोड़ा कंपेयर करिए. ये बड़ा है, कितना बड़ा है? N टाइम्स बड़ा है, तो करंट हमको ज्यादा मिलती है. इस केस में देखिए, सिंगल होता तो कितनी करंट मिलती? E अपॉन R, और N लगाए हैं तो भी कितनी मिलती है? E अपॉन R. इस तरह से करंट में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, कोई चेंज नहीं आया तो इसमें करंट्स का हमको फायदा नहीं होता. अगर हम हाई करंट चाहते हैं, हाई करंट चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन इसमें होनी चाहिए? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी लार्जर देन इंटरनल रेसिस्टेंस, और हाई करंट हमको चाहिए इसकी सीरीज में. अब उसके केस देखते हैं. यहां पर भी वैसा ही करते हैं. R इज ग्रेटर देन R, तो I बैटरी का कितना हुआ? इसको नेग्लेक्ट करना है, स्मॉल r, स्मॉल r नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो ये हुआ E अपॉन R, E अपॉन R. और इसमें सिंगल बैटरी का कितना होगा? सिंगल सेल, I इज इक्वल टू, छोटा r नेग्लेक्ट करिए, E अपॉन R, E अपॉन R. तो सिंगल की करंट भी E अपॉन R, और बैटरी बनाई तो बैटरी की करंट भी E अपॉन R. अब इस केस में आइए, R लार्जर देन स्मॉल r,
इसमें हमको किसको नेग्लेक्ट करना है? कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करना है। तो आई बैटरी कितना होगा? आई बैटरी दिस, इसमें किसको नेग्लेक्ट कर देना है? कैपिटल आर को। कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करिए तो आई कितना आ जाएगा? एन ई अपॉन स्मॉल आर, एन ई अपॉन आर, और ये क्या बन गया? 0 इस केस में। अगर ये सिंगल होता तो सिंगल में आई कितना मिलता हमको? किसको 0 करना है? कैपिटल आर को। कैपिटल आर को 0 करिए, और सिंगल सेल है, सिंगल सेल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो E अपॉन आर, समझ आया? सिंगल सेल मतलब 1 सेल, सिंगल, n इज इक्वल टू 1, और ये r को क्या कर देना है? 0। तो आई सिंगल, ये r को 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो दिस हैज बिकम E अपॉन r, E अपॉन r। करंट का रिलेशन देखिए, करंट बैटरी में सिंगल सेल के कंपैरिजन में बैटरी की करंट बढ़ी या सेम या कम हुई? बढ़ी। यहां पर कैसी है दोनों की करंट? सेम। यहां पर दोनों की करंट सेम। यहां पर करंट बढ़ गई। करंट बढ़ने के 2 केसेस हमको मिले, एक ये वाला और दूसरा केस ये वाला। इसमें देखिए, इस करंट में एक्सटर्नल इंटरनल कौन बड़ा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस केस में देखिए, यहां जहां करंट बढ़ी है, एक्सटर्नल इज स्मॉलर देन इंटरनल। इफ एक्सटर्नल इज स्मॉलर देन इंटरनल, करंट बढ़ाने के लिए ये कॉम्बिनेशन चाहिए। इसी का चल रहा है। और अगर एक्सटर्नल बड़ा है और इंटरनल छोटा है और आप करंट बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? ये कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये अब जाकर फैसला हुआ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि केस आगे बढ़ते 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 अब जाकर फैसला हुआ। तो अब आपको याद क्या कर लेना है इसमें? सुनिए, इफ वी आर यूजिंग ए डिवाइस इन विच external resistance R is greater than internal resistance of the battery, then for high current, which combination should be used? Series or parallel? Series. ठीक है? If in our car the external resistance R is much smaller than the internal resistance of the cell, then for high current, which combination should be used? Parallel. ठीक? तो हाई करंट के जो 2 केस बनते हैं वो दोनों किस पर डिपेंड करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर एक चीज ज्यादा है तो हम इसको यूज करने वाले हैं सीरीज, और अगर ऐसा है तो किसको यूज करने वाले हैं? पैरेलल। Series combination, parallel combination. This is for high current. ये शर्त, अगर पूरा डेरिवेशन याद नहीं है तो ये शर्त तो याद रखिएगी। तो हाई करंट किसमें होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? तो हमारा आंसर है इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और ये उसका नियम। ठीक है? इसको आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके बनाएंगे, आपको भी याद हो जाएगा।
हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी सर्किट्स में आ सकता है। एक सर्किट में अगर 2, 3, 4 सेल कंबाइन किए हैं, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, कि आर को भी जोड़ते जाना है, कैपिटल आर को भी जोड़ते जाना है। हाँ, मैक्सिमम करंट वाले क्वेश्चन कम होते हैं, पर ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है। अब एक चीज इसमें और है छोटी सी, कि अगर हमको पोटेंशियल बढ़ाना है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, तो हमें कैसी जोड़नी चाहिए सेल को? सीरीज की पैरेलल? सीरीज में जोड़ने में तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर हमने सीरीज में जोड़ा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से उसकी करंट कम हो जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगी। इस रीजनिंग को जरा देखिए। 220 वोल्ट से ये एसी चलता है। हमने क्या किया, 1.5 वोल्ट के सेल लेकर आए, पेन टॉर्च वाले सेल, और पेन टॉर्च वाले सेल हम लेकर आए 140 या 145, और उनको हमने आपस में सीरीज में जोड़ दिया, एक के पीछे एक के पीछे। तो 140 इंटू 1.5 210 वोल्ट हमको मिल गया। उस 210 वोल्ट से हमने एसी लगाया, पर एसी नहीं चला। क्यों? है? ओके, मान लीजिए एसी 210, ठीक है, उसमें हमने 5 सेल और लगा दिए 145, 146 सेल हमने लगा दिए, 220 वोल्ट आ गए। अब भी एसी नहीं चला, और ज्यादा कर दिए, 200 सेल कर दिए, 300 वोल्ट आ गया, तब भी नहीं चला। क्यों? तो रीजन याद रखिए, एसी को चलने के लिए 220 वोल्ट के साथ में 12 एम्पियर करंट चाहिए या 10 एम्पियर करंट चाहिए। अब वो सेल को जिसको हमने जोड़ा, उसका ईएमएफ कितना है? एक सेल का 1.5, और हमने 150 सेल जोड़ दिए, ईएमएफ तो आ गया 225 आ गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया उसका? सारे रेजिस्टेंस कैसे हो गए आपस में? सीरीज में। जब सीरीज में 150 रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा? बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि जब हम करंट निकालने गए V/R, तो करंट उसका 0.1 एम्पियर आया। अब 0.1 एम्पियर से एसी नहीं चलता। समझ में आया? इसलिए उससे हम एसी नहीं चला सकते। इसी तरह से हर डिवाइस को वोल्टेज के साथ साथ एक पर्टिकुलर करंट भी चाहिए, जो कि जिसको हम पावर कहते हैं। अगले टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे, पावर। तो V के साथ हमको I भी चाहिए, तो हमको V भी हाई चाहिए और I भी हाई चाहिए। दोनों कैसे लाएंगे? तो दोनों को लाने के लिए हमने एक तरीका बनाया, जिससे हमको V भी ज्यादा मिले और I भी ज्यादा मिले। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसमें जो हमने सीरीज में जोड़े थे, हमको वोल्टेज तो 220 मिल गई, करंट क्यों नहीं मिली? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। और रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि सारे आर सीरीज में आपस में जुड़ गए। हम इस सिचुएशन को चेंज करते हैं। उस पूरे का रेजिस्टेंस मान लीजिए आता है 150 आर। 150 आर। हमने क्या किया, उसके पैरेलल में 150 सेल की एक और लड़ी बनाई और उसको लगा दिया। ये दोनों आपस में कैसी है? पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ईएमएफ हमको 220 मिलेगा। एक का 220, दूसरे का 220 पैरेलल में लगाया तो कितना? 220। पैरेलल में तो एक जैसा ईएमएफ है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो गया? पैरेलल में रहने से रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, R/2। फिर हमने एक लड़ी और लगा दी, अब रेजिस्टेंस कैसा हो गया? R/3। इस तरह से 3, 4, 5, 6 हमने
100 लड़ी लगा दी है, 100, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? R/100। इतना कम रेसिस्टेंस हो गया, उतना कम हो गया। अब अगर वोल्टेज से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? करंट हमको ज्यादा होगा। या इस तरह से समझो, एक लड़ी जो हमने ऐसे लंबी बनाई वो 0.1 एम्पियर देती है, दूसरी भी 0.1 देती है, तीसरी भी 0.1 देती है, हर एक 0.1 देती है, और टोटल करंट कैसे हो जाएगी? सब आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हमने अगर 100 स्ट्रिंग्स बनाई और पैरेलल में लगा दी तो टोटल करंट कितनी आ गई? 0.1 into 100, दैट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट अब वो दे सकता है, 220 वोल्ट दे सकता है। अब हम उससे एसी चला सकते हैं। समझ में आया तरीका? तो इस तरह से हमें वोल्ट और करंट दोनों की जरूरत पड़ती है। और अभी हमने देखा कि दोनों के लिए हमें कैसा जोड़ना पड़ता है, सीरीज की पैरेलल। तो आंसर हमने तो दोनों यूज किए। एक लड़ी बनाई, एक स्ट्रिंग बनाई, तो उसमें सब कैसे लगे? सीरीज, वन आफ्टर द अदर, टू इंक्रीज द वोल्टेज। उसके बाद उसके पैरेलल लगाया टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस, दैट इज टू इंक्रीज द करंट। तो अगर करंट इंक्रीज करना है तो रेसिस्टेंस कैसे होने चाहिए? पैरेलल में। अगर वोल्टेज इंक्रीज करना है तो सेल कैसे होने चाहिए? सीरीज में। दोनों करना है तो दोनों होने चाहिए, सीरीज भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। ये होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अगली चीज हम देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये हमने n सेल लिए सीरीज, ऐसे ही एक और सीरीज बनाई। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R। ऐसे ही एक और सीरीज बनाई, ऐसे ही एक और सीरीज बनाई, ऐसे ही एक और सीरीज बनाई, इस तरह से। और ऐसा करते करते हमने इसमें बहुत सारी सीरीज बना ली। और ये पूरा एंड ऐसे जोड़ दिया और ये वाला एंड ऐसे जोड़। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी लाइन्स हैं? n लाइन्स। एक लाइन में कितने सेल हैं? n सेल हैं। और ऐसी लाइन कितनी है? n। ये सब का प्लस और ये सब मिलाकर यहां से हमने निकाल दिया। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल बना? प्लस। और ये यहां से निकाला, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल बना? माइनस। ये वो बैटरी है जो हम कार में यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल पहले सीरीज में और फिर बहुत सारी सीरीज आपस में पैरेलल में रहती है। टोटल सेल कितने लगे? यस, टोटल कितने हो गए? हाँ ठीक है। टोटल सेल्स n इंटू n है ना। एक लाइन में n है तो n लाइन में m इंटू n सेल हो गया। अच्छा, ये सेल लगा के हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
दिस इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, अब इसके बारे में, इसका ईएमएफ कितना होगा? ई, यहां पर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, ये लोड है आर, तो इसका ई कितना होगा? आंसर है ई कब बढ़ता है? सीरीज में, और सीरीज में कितने सेल हैं? एन, तो इसका ई कितना हो जाएगा? एन ई, यहां से लेके यहां तक एन ई, यहां से लेके यहां तक भी एन ई, यहां से लेके यहां तक भी एन ई, और पैरेलल में तो ईएमएफ बढ़ता नहीं है, इसलिए वो कितने का कितना रहेगा? एन ई रहेगा। जो एक लाइन का है वही सबका है, सबको आपस में जोड़ दिया तो बन गया है। ठीक है, तो टोटल इसका ईएमएफ कितना हो गया? ई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, ये एक रो है, और टोटल एम लाइन्स मीन्स एम रोज। अच्छा, एक रो का रेजिस्टेंस कितना होगा? एम मल्टीप्लाइड बाय आर, क्योंकि सारे आर कैसे हैं? सीरीज में, एक आर, दो आर, तीन आर, चार आर, एन आर, वन। टोटल रोज कितनी है? एम, पैरेलल में टोटल एम रोज इन ये अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है यहाँ पर, अभी यही अटके हुए। ठीक है, यहां से यहां तक कितना हुआ? एन आर, एन आर, एन आर, एन आर, कितनी लाइन है? एन। अब यहां से यहां तक पूरे सब एन लाइन को जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? डिवाइड करके। तो total m rows in parallel, therefore resistance of m rows is equal to nr divided by m। ये आ गया। ये अब हमने कहां से कहां तक निकाल लिया? यहां से लेके यहां। इसका हमने मान लो नाम दे दिया ए बी। तो ये हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस इन एन आर अपॉन एम, ए से बी तक। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा? ये वाला आर इस पूरे सेल के साथ, पूरी बैटरी के साथ कैसा है? सीरीज की पैरेलल, प्लस से जाना है और ये माइनस से ऐसे, तो कैसा बना ये? सीरीज। इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन आर अपॉन एम प्लस आर। ये टोटल हो गया आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल आर। दिस इज इक्वल टू, ये आर अपॉन 1 करके इसका एलसीएम लीजिए, एम। ओके, तो ये ऊपर आ गया एन आर प्लस एम आर, ये आ गया रेजिस्टेंस एन आर प्लस एम आर अपॉन एम, ये टोटल रेजिस्टेंस। आर टोटल। अब ये रहा ई टोटल, ये रहा आर टोटल। अगर हमको ई और आर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? करंट। तो इसमें अब करंट कितनी होगी?
I total is equal to EMF NE upon resistance NR plus MR upon M. This is equal to, ये M ऊपर चला जाएगा and this will be MN E upon NR plus NR. This is total current. M into N क्या है? टोटल सेल। तो EMF क्या है? एक सेल का EMF। तो अगर हमने टोटल 200 सेल यूज किए तो 200 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? एक सीरीज में कितने सेल है और ये क्या है? कितनी रोज हमने यूज की। इससे हमको करंट की वैल्यू मिलेगी। अगर ये करंट की वैल्यू मिलेगी तो हम क्या चाहते हैं कि करंट हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। अब ये एक जो एक्सप्रेशन हमारा करंट का आया, इसमें हमको एक शर्त सोचनी है कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा? जब स्मॉल आर छोटा होगा कि कैपिटल आर छोटा होगा। तो हम मैथमेटिक्स से इसकी मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मैथमेटिक्स मैं यहाँ नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज प्योरली मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं उसको कैसे किया जाता है, इसका स्क्वायर बना के किया जाता है। लास्ट में हमारी कंडीशन क्या आती है? दैट आई टोटल विल बी मैक्सिमम व्हेन देखिए ये सबसे बड़ा कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। ये 0 कब होगा? जब NR किसके बराबर होगा? MR के बराबर, माइनस MR के बराबर। ऐसा करके हम लोग मैथमेटिक्स में एक कंडीशन लगाते हैं, थोड़ा सा और बड़ी है, डेरिवेशन करके लास्ट में क्या निकलता है? IT विल बी मैक्सिमम व्हेन NR इज इक्वल टू MR। NR is equal to MR। ये कंडीशन हमारी आती है। When this condition meets out, then I is maximum. This shows that R upon R is equal to M upon M। ये बैटरी बनाने का फॉर्मूला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का कितना और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, इन दोनों का जो रेशियो होता है उतना ही इसका रेशियो रहना चाहिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ सेल्स। इससे बैटरी वाले मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं कि हमको एक सीरीज में कितना रखना है और एन कितने होने चाहिए। ऐसा लिख सकते हैं, या R upon R is equal to M upon M। जैसे मारुति का एक पर्टिकुलर मॉडल है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के टोटल रेजिस्टेंस जितना आया ये R, ये उन्होंने बैटरी वालों को बताया कि इतना रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, एक सेल में क्या रेजिस्टेंस होता है वो तो बैटरी वाले को पता है, उसकी बैटरी, तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन भी है, ये इंफॉर्मेशन भी है। अच्छा, फिर मारुति वालों ने उनको बताया कि हमारे जो कार चलेगी 12 वोल्ट पर चलेगी, 12 वोल्ट। हर चीज, सेल्फ, ऑन, लाइट, हर चीज हम किससे चलाना चाहते हैं? 12 वोल्ट टेंशन से, 12 वोल्ट प्रेशर से। तो इसका ये मतलब है कि एन हमको किसके अनुसार रखना पड़ेगा कि टोटल कितना आ जाए? 12 वोल्ट। यहां से यहां पर, क्योंकि E किसके बराबर होता है? N इंटू E।
इसका ये मतलब है कि अगर एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो कितने सेल लगेंगे 12 वोल्ट बनाने के लिए? यस, 8 सेल्स, क्योंकि 8 इंटू 1.5 कितना होता है 12। तो कितने सेल लगाने पड़ेंगे? 8। तो कितना वोल्ट मिलेगा? 12। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। यहां पर उन्होंने हमको बता दिया है कि उनका रेजिस्टेंस कितना है, ये हमको मालूम है 1.5, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। एम निकल आएगा, ठीक है। उतना हमको क्या बनाना पड़ेगा? उतने रोज बनाने पड़ेंगे। इस तरह से बैटरी का डिजाइन बन गया, ठीक है। अब टाटा ट्रक वाले आए, उन्होंने बताया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो इतना ओम है। दोबारा कैलकुलेशन स्टार्ट किए, इसकी वैल्यू रख दिए, उनके रेजिस्टेंस की, सेल हम वही यूज कर रहे हैं 1.5 वाला, और एन उन्होंने बोला 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट है तो हमको 16 सेल लगाने पड़ेंगे, उसमें 16 सेल होते हैं, तो ये 16 लिखेंगे, 16 एम की वैल्यू निकल आएगी, तो पता लगेगा कितनी रोज बनेगी, वो जोड़ के उसकी बैटरी बन गई। तो आप कभी भी बैटरी वाले की दुकान पे खुली बैटरी देखेंगे तो आपको ये उसमें दिखेगा कि इतने इतने एन वाले उसमें अलग अलग खाने बनाए हुए हैं और सबको पैरेलल में जोड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है क्या? रोज, ना सॉरी 8 एन की वैल्यू 8 है, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी है? एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है और इसमें 8 सेल लगे हैं, तो बताइए कितने वोल्ट हुआ? 12। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इस तरह से अलग अलग वोल्टेज की बैटरी बनती है और कितनी करंट हमको चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वो कितने उसकी रोज बनाते हैं। जितनी रोज बनाएंगे उतनी उसकी करंट बढ़ती जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। उसके बाद दूसरी चीजें, जितना उसका एरिया बड़ा करते जाएंगे, जितना उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा भरते जाएंगे, उतना उसकी एनर्जी और ज्यादा होती जाएगी। इस तरह से सब चीजों को कैलकुलेट करके बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एक छोटी सी चीज लास्ट में और रह गई, उसी पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमको मैक्सिमम करंट बैटरी में चाहिए तो एम और एन का क्या रेशियो होना चाहिए? ये आंसर है R/R शुड बी इक्वल टू, ये R/R शुड बी इक्वल टू N/M। पर इसमें भी अगर हमको बेस्ट रेशियो चाहिए तो कैसे मिलता है? When R is equal to R। For maximum current, R should be equal to R। तो उसमें क्या हो जाएगा? N is equal to N। तो दिस इज ऑल अबाउट बैटरी। अभी मैं ये देख रहा हूं कि एनसीईआरटी की बुक में, सीबीएसई के सिलेबस में ये वाला जो क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन न्यूमेरिकल में है, इसका न्यूमेरिकल है इसके बेसिस पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, उसमें R/R के बराबर N और M का क्या रेशियो होता है ये भी पूछा गया। दैट R/R इज इक्वल टू N/M को भी पूछा गया फॉर द बेस्ट करंट। इस तरह से छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया वो भी पूछा गया। तो इसलिए अगर आप इसकी डिटेल याद नहीं रखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि डिटेल बड़ी कम्बरसम है, बहुत लंबी है, शर्तें अलग अलग हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो रिजल्ट कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। कि टोटल वोल्टेज कितनी होती है? टोटल वोल्टेज
जितने सेल हम सीरीज में जोड़ेंगे उतनी होती है। बेस्ट रिजल्ट कब मिलता है? रिजल्ट के लिए हमको क्या चाहिए कि रेसिस्टेंस कौन सा बड़ा है। जब वो हमको बताएंगे कि एक्सटर्नल बड़ा है कि इंटरनल बड़ा है, तब हम बताएंगे कि सीरीज लगाना है या पैरेलल लगाना है। ठीक है, सेल के सीरीज और पैरेलल के मामले में। अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या याद रखेंगे? R/R शुड बी इक्वल टू N/M। और मैक्सिमम कब मिलेगा? व्हेन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। बस ये 4 रिजल्ट आप याद कर लीजिए। उसके बाद टाइम हो तो ज्यादा डिटेल में याद करिए, नहीं तो मत करिए। समझ आया? रिजल्ट सबके याद हो जाने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद हम लोगों ने किरचॉफ रूल स्टार्ट करना है और उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। एक चीज आप लोग याद रखिए कि यहाँ क्लास में आप नोट्स लिखते हैं, जो भी मैं लिखवाता हूँ या बोर्ड पे लिखता हूँ उसको आप लोग नोट करके ले जाते हैं। बाद में क्या होता है कि आप उस कॉपी को बंद कर देते हैं और बुक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। बुक में जब पढ़ते हैं तो आधा पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया, फिर आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए अच्छा, बुक्स में जो भी लिखा रहता है हर बुक के राइटर अलग अलग है। एनसीईआरटी के राइटर का ग्रुप अलग है और बाकी जितने भी राइटर हैं अलग अलग मार्केट में, सबका अपना अपना लिखने का तरीका है। और अलग चीज कि रिजल्ट पे पहुंचने का भी सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बहुत सारे पैरेलल रास्ते हैं, कोई एक रास्ते से जाता है, कोई दूसरे से, कोई तीसरे से, मैं चौथे से जाता हूँ। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा, मुझे चूंकि इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, मुझे ये मालूम है कि सबसे इजी रास्ता कौन सा है, जिसमें सबसे कम मैथमेटिक्स आएगा, लॉजिक्स आएंगे, सबसे कम लिखना पड़ेगा। मैं उसी रास्ते से आपको समझाता हूँ और लिखवाता हूँ। लेकिन मुश्किल क्या होती है कि साल के लास्ट में एक स्टूडेंट चला आएगा कि सर ये इसमें ना ये लिखा है बैटरी वाले में, ये कहाँ से आ गया? उसको नहीं समझ में आ रहा है कहां से आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, एक्सप्लेनेशन करके रिजल्ट निकाला। अब उनके रास्ते पर चलकर मैं उनका लॉजिक समझाऊं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि उसने क्या रास्ता पकड़ा था, क्योंकि वो उसने पकड़ा था, उस राइटर ने। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप जो मेरे से पढ़कर जाते हैं उस चीज को उसी तरीके से ही याद करें और बुक में से कोई भी चीज नहीं छूटेगी। सिलेबस में एक सेंटेंस भी नहीं छूटेगा। इसलिए आपको पूरा क्लास नोट से ही पढ़ना है। मेरे लिखे हुए नोट्स में से जो भी आपको नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, और अगर आप इसी को याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से याद होगा। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बुक में इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है और सर ने तो इजी से समझा दिया 4 लाइन में, उस 4 लाइन को याद करके लिखेंगे तो हमको नंबर कौन देगा? क्यों? क्योंकि स्कूल टीचर ने तो ये 20 लाइन वाला पढ़ा है। उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अगर मैंने 4 लाइन में किसी चीज को किया है तो 4 लाइन में ही पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई टीचर 20 लाइन वाली बुक से देख के पढ़ा रहा है तो वो उसकी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज 4 लाइन में पढ़ाई जा सकती है, लिखी जा सकती है, उसको 4 लाइन में लिख के समझाइए, 20 लाइन की क्या जरूरत है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि हम बोलते ज्यादा है, डिस्कस ज्यादा करते, पर जब लिखने की चीज आती है थोड़ा सा ही लिखा जाता है और उतना ही काफी है, क्योंकि आपके पास ज्यादा लिखने का टाइम है। दूसरा, मैथमेटिक्स बहुत कम रहती है। आपने देखा होगा कि कैलकुलस बहुत कम है, बाकी चीजें बहुत कम है और रिजल्ट आ जाता है। इसलिए इसको इसी नोट से ही आपको पढ़ना है और यही सबसे आसान रहेगा और यही आपको सबसे ज्यादा नंबर भी दे पाएगा। इसलिए अलग अलग राइटर के बुक में जाने की कोशिश मत करिए। कितने भी नामी राइटर हो, कितने भी अच्छे राइटर हो,
जितने अच्छे राइटर होंगे, जितने नामी राइटर होंगे, उतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपने तरीके से वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तरीका आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो अलग से क्लासेस चलाते हैं वो आपको एक डेली प्रैक्टिस शीट देते हैं, उसमें 20 न्यूमेरिकल लिखे रहेंगे, अच्छे डिफिकल्ट वाले, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर न्यूमेरिकल आपसे बन गए तो फिर उनकी क्या वैल्यू, इसलिए वो ढूंढ कर ऐसे देंगे जो आपसे नहीं बने, ठीक है। और फिर वो उसके सॉल्यूशन देते हैं, उस सॉल्यूशन को देखकर आप फिर चकरा जाएंगे कि ये वाली मैथमेटिक्स तो हमको आती है, इतनी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स, और उस सम को आप मेरे पास लेके आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सम आज से 30 साल पहले पूछा गया, 30 इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक, 10 इयर्स बैक, वो सब पूछे गए थे, और उसका बनाने का तरीका ऐसा है, कोई कैलकुलस नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, 4-6 लाइन में बड़ा इजीली बनता है, हर एक सम के साथ ऐसे ही। उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करना, और फिर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड वे से पढ़ते हो ये सोचकर कि कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, ज्यादा नंबर वाला रास्ता हो, ऐसा नहीं होता है। चीजें फिजिक्स में बहुत आसान होती हैं, लॉजिकली आप करके देखिए, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल अच्छे से लेके आइए और देखिए उसको, अगर आप अच्छे से बैठोगे बहुत इजी रास्ता मिलेगा। कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, इजी भी होंगे, पर मोस्टली इजी होते हैं और अच्छे से बनते हैं। तो मैं जो फाइनली आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप यहाँ नोट्स लिखते हैं उसको प्रिजर्व करिए, उन्हीं को याद करिए और उससे ही अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आपको किसी बुक में ऐसा टॉपिक मिलता है जो टॉपिक मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, तो उस बुक से पढ़ना मजबूरी है, तो उसको आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लास में पढ़ाऊंगा और उसे ज्यादा इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से, इजी वाले तरीके से ही हर चीज करिए, बिल्कुल लोड मत लीजिए, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल मत अपने लिए क्रिएट करिए, बड़े आराम से पढ़िए और बहुत इजी बनेगी फिजिक्स। तो अभी तक आपको जहां जहां तकलीफ आई है तो उसको हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं, अगर कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन लगा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, पहली बार ये इतनी लंबी कैलकुलेशन आई है और ये भी इस सिलेबस में नहीं है, तो आपको मिक्स कॉम्बिनेशन की ये वाली कैलकुलेशन रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिजल्ट याद रखिए, रूट्स याद रखिए, बस ऐसे ही तैयारी करिए। नोट से अगर आप पूरा तैयार कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी है। और इधर उधर बुक्स मत देखिए, जितनी बुक्स आप लाते हैं सबकी एक्सरसाइज जरूर करिए, सबके एग्जाम्पल जरूर करिए, ये उस बुक्स का यूज है, नोट्स यूज मत करिए, क्योंकि मैंने एक रास्ते से समझाया है कि ऐसे जाना है, वो बोलेगा ऐसे जाना है। अब आप यहां चक्कर में पड़ जाओगे कि मैं ऐसा जाऊं कि ऐसा जाऊं, जबकि पहुंचना यहां, दोनों यहां पहुंचा देंगे। इसलिए नोट्स, डेरिवेशन जो आपने क्लास में किए हैं, जो कंसेप्ट पढ़े हैं, उसको क्लास वाले ही करें, उसमें डुप्लीकेसी मत करिए। न्यूमेरिकल का कोई अंत नहीं है, मैं आपको 4 न्यूमेरिकल क्लास में कराता हूं क्योंकि टाइम कम होता है और आपको करने की जरूरत है 40 की, तो बाकी 36 के लिए आपको बुक्स पकड़नी पड़ेगी, 8-10 बुक्स जितनी भी आपके पास हैं, 1 या 2 जो भी है उसमें से करिए। और हर बुक के न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि पिछले 20 साल में IIT में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई में जितने क्वेश्चन पूछे गए, उसी में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के हर राइटर ने अपनी बुक्स में दिए। बहुत कम अंतर आपको मिलेगा बुक्स टू बुक्स, ठीक है। मार्केट में 1-2 राइटर ही ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइन अपने क्वेश्चन बनाकर न्यूमेरिकल में दिए, अदरवाइज सब क्वेश्चन वही हैं, सब क्वेश्चन कॉमन है, सालों से एक जैसे ही आ रहे हैं। इसलिए अगर आप एक बुक लेते हैं मोटी वाली तो आपके लिए अच्छी है। मुझे पेरेंट्स का बहुत जगह से फोन आता है कि कौन सी बुक लें,
तो मेरा आपको ये एडवाइस रहता है कि भाई जाके तौल लीजिए, जो सस्ती पड़ती है उसके लिए लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सब में एक ही जैसे ही मिलेगा। जिसमें ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, उसको लीजिए, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से पढ़ाई करिए, नोट्स संभाल के रखिए, इसी नोट्स में से याद करें, और ऐसा न्यूमेरिकल मुझे ला के दिखाइए जो इसके बेसिस पे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हर न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पर ही